चलिए स्टार्ट करते हैं आज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है हमने कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। फिर हमने रिलेशन पढ़ा है ओम्स लॉ। ये तो पढ़ा है हमने वीक में इसके यार। अभी हमें पढ़ना क्या है कि हमने फिर पढ़ा है रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हमें ये पढ़ना है कि आपने देखा है जब आप फोन चलाते हो या कोई भी बल्ब चलता रहता है या कोई भी आपकी डिवाइस चलती रहती है तो वो गर्म हो जाती है। उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। और इस हीटिंग इफेक्ट किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है। अब आपको मैंने बताया इसमें कि जब कोई भी डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब करंट फ्लो हो रहा है तभी वो, अगर आप फोन रखा हुआ है, फोन बंद है, तो वो क्या कभी गर्म होगा? नहीं होगा वो गर्म। वो तो रखा रखा तो गर्म नहीं हो सकता। लेकिन जब आप उसको फोन को ओपन करते हो, उसको यूज करते हो, ठीक है, तब वो क्या होता है? गर्म होता है। अब मान लीजिए आप पोटेंशियल डिफरेंस जो, मान लीजिए जो पावर है उस फोन के लिए या किसी भी डिवाइस के लिए, वो क्या होती है? W/T, एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ये रिलेशन हमने क्लास 9 में पढ़ा है अभी। और अगर आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, हमने एक रिलेशन पढ़ा है V=W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं W को लिख सकता हूँ QV, कोई इशू नहीं है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है पावर का, P=W/T, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम पावर के। और हमें ये भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है। यहाँ से मैंने वर्क की वैल्यू रख दी है, पुट कर देता हूँ इसमें इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा? V/Q/T। और एक रिलेशन और आपको पता है, I= क्या होता है? Q/T। तो Q/T को मैं लिख देता हूँ I। तो हमारे पास पावर का एक नया रिलेशन आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बेसिस पर। अभी तक हमें पता था पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम। या एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। एनर्जी को मैंने वर्क को किसके टर्म्स में लिख दिया? यहाँ पर V/Q लिखा। और Q/T हमें पता था कि I होता है, I= Q/T। ये सिंपल हमारे पास दो फॉर्मूले हमें पता थे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें पता चल गया P= क्या होता है? VI होता है। एनर्जी का फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, या हीट का फिर से अगर हम बात करें, हीट क्या होती है? पावर इनटू टाइम, हीट होती है। फिर से हम हीट के लिए अगर निकालें, पावर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं VIT। तो हीट हमारे पास ये आ जाती है। अगर मैं V की वैल्यू पुट करता हूँ ओम्स लॉ से, IR=IR, तो जो करंट आता है, हीट आती है हमारे पास, H=I²R/T आती है। और यही आपका रिलेशन है, यही आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का रिलेशन है, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको हम बोलते हैं। अब आपने क्या देखा? करंट किसके डायरेक्टली डिपेंडेंट है? टाइम के। अगर आप सोचते हो, अगर आप 5 मिनट के लिए फोन चलाते हो, या एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम डेली सभी के पास स्मार्टफोन है, आप समझ जाओगे। और एक बच्चा है जो वो 10 मिनट फोन चलाता है, 5 मिनट फोन चलाता है, एक और 10 मिनट फोन चलाता है। सेम फोन है, सेम काम कर रहे हो आप, सेम गेम खेल रहे हो, या सेम आप लाइव क्लास देख रहे हो, तो किसका फोन ज्यादा गर्म होने वाला है? 10 मिनट वाले का। ठीक है, ये आपको पता चलेगा, ये आपको पता है किसका फोन गर्म हो जाएगा? 10 मिनट वाले का। क्यों? ज्यादा टाइम के लिए चला है। यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलता है। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जितना ज्यादा टाइम आप फोन चलाओगे उतनी ही ज्यादा हीट निकलेगी। जितना रेजिस्टेंस होता है उस फोन का या उस डिवाइस का, उतनी ज्यादा हीट होती है। और हीट जो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है वह है स्क्वायर ऑफ करंट पे। ठीक है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर करंट की वैल्यू 1 है तो हीट की वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर करंट की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब ये कितनी होने वाली है? 4। ये देखो आप, तो करंट की वैल्यू क्या थी? 2,
और ये इसका स्क्वायर हो गई है हीट, उसका स्क्वायर 4 टाइम। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर करंट है। हाँ जी बोलिए। सर इसे रिपीट कर दो एक बार। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हमारा रिलेशन आया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं। इसमें जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के। जो हीट निकल रही है किसी भी डिवाइस से, आपको पता है कोई भी आप डिवाइस चलाते हो इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो हीट 101% निकलती है, रिलीज होती है। उसी को हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और करंट के वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो वो स्क्वायर बनाता है, लेकिन अगर आपने करंट वैल्यू 2 रखी तो आपको हीट पे जो इफेक्ट हो रहा है वो उसके स्क्वायर पे डिपेंड हो रहा है। तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है। ये रिलेशन है, अगर अभी समझ नहीं आया तो ये क्वेश्चन करते हैं, इससे समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 12.10, 12.110, इसमें क्या दिया गया है हमें। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस जो है, ठीक है। आपको पता है आयरन में हम हीट का काम करते हैं। अभी तक हम ये सोचते तो कि जो हमारी हीट है वो वेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमें चाहिए, अगर हीट निकल रही है तो बेकार है। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, टोस्टर्स होते हैं, जहाँ पर हमें हीट की जरूरत चाहिए होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आयरन है जिस जो कंज्यूम कर रही है एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। डब्ल्यू है एट अ रेट ऑफ 840 वॉट, मतलब हमें पावर दी गई है 840 वॉट। जब हम इसको हीट कर रहे हैं मैक्सिमम रेट पे, मैक्सिमम रेट पे हीट कर रहे हैं, और 360 वॉट पावर देती है जब हम इसको मिनिमम रेट पर हीट कर रहे हैं। वोल्टेज दोनों केस में हमारे पास 220 वोल्ट है, और यहाँ पर भी 220 वोल्ट है। हमें बताना है इसमें करंट और रेजिस्टेंस बताना है एक हर एक केस में। तो बताते हैं करंट यहाँ पर P इक्वल्स टू वी आई, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। पावर का रिलेशन आया हमारे पास वी आई, आई आ जाएगा P अपॉन वी, मतलब 840 अपॉन 220। ये हमने जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, 2 11 जा, और ये 242 जा, तो हमारे पास लगभग ये जो आता है 3.82 एम्पियर आता है। इसको आप P1 एज्यूम कर लीजिए, V1 और यहाँ पर I1। ऐसे ही अगर हम ये V2 और इसको P2 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V अपॉन आई, या V1 अपॉन I1, या R1 आप एज्यूम कर लीजिए। तो V1 हमारे पास 220 है और करंट हमारे पास 3.82 है, तो रेजिस्टेंस जो आता है 57.60 ओम आता है। ऐसे ही हम इसके लिए करंट निकालते हैं I2। ये पावर हमारे पास 360 है, P अब P2 अपॉन V2 हो जाएगा, और वोल्टेज हमारे पास 220 है। इसको कैंसिल करने के बाद 1.64 एम्पियर। और ऐसे ही हमारे पास रेजिस्टेंस जो आएगा V2 अपॉन I2 आ जाएगा, V2 अपॉन I2 आ जाएगा, और 220 अपॉन 1.64, तो ये कितना आ जाएगा 134.15 हो। तो हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किया है पावर का, और हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस आ गए हैं इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक आयरन है लेकिन उसका रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टर होता है, जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। क्योंकि ये किसी बल्ब है, उसका रेजिस्टर थोड़ा ना चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अलग अलग आ, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, वो इसलिए क्योंकि जो रेजिस्टेंस रजिस्टर लगा होता है वो वेरिएबल लगा होता है। इलेक्ट्रिक आयरन में रियोस्टेट होता है। जैसे जैसे आप नॉब घुमाते हो ना, एक इलेक्ट्रिक जो आयरन में होता है, ज्यादा हीट के लिए आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हो, और कम हीट के लिए आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते हो, तो इसलिए ये चीजें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल 10.10 हुआ। अगर हम बात करें एग्जाम्पल 10.11 की, तो उसमें क्वेश्चन दिया गया है, एक 100 जूल ऑफ एनर्जी है, हीट दी गई है इसमें 100 जूल। हीट की ऐसा यूनिट जूल होती है, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। 100 जूल हीट निकल रही है हर एक सेकंड, टाइम दिया गया है 1 सेकंड, और रजिस्टर जो दिया गया है 4 ओम का दिया गया है।
हमें पोटेंशियल डिफरेंस V बताना है, ठीक है। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। इसमें हमारे पास ये H अपॉन आर टी हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट और ये I। H की वैल्यू 100 पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू 1 × 4, तो ये करंट आ जाएगा। ये करंट आ जाएगा हमारे पास I इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, मतलब 5 एम्पियर करंट है। V की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, V इक्वल्स टू आई आर होता है, I इंटू आर। तो 5 × 4 रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 20 वोल्ट आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, इजी कॉन्सेप्ट है, इस पर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, इसमें जो एक्सरसाइज दिए गए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हीट निकालनी है, चार्ज दिया गया है, आप निकाल सकते हो। थर्ड भी है, इजीली आप निकाल सकते हो। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशंस क्या है हीटिंग इफेक्ट की। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन एक मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बल्ब के जो फिलामेंट होता है अंदर लगा होता है उसमें। अब हमें वहां पर क्या चाहिए, वहां पर हमें करंट नहीं चाहिए, वहां पर हमें तो हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए, और वो फिलामेंट चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर पिघले मत, मेल्ट ना हो। अब आप देख सकते हो इतना डिग्री टेम्परेचर है, इतना, इससे इससे पहले पहले वो नहीं पिघलेगा, लेकिन इसके बाद पिघल जाएगा। अब जो भी एनर्जी जाती है वो कन्वर्ट होती है सिर्फ हीट के अंदर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है टंगस्टन का, इसलिए। और भी अगर हम बात करें जो स्लो हीटिंग की, जो हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज फ्यूज लगे होते हैं सर्किट्स में, वो क्या करता है, हमारे सर्किट्स को बचाता है, पूरे घर की जो डिवाइसेस होती है वो बचाता है अगर करंट बहुत ज्यादा जाता है। फ्यूज एक वायर होती है, एक वायर, अगर उस वायर में फिक्स अमाउंट ऑफ करंट से एक वैल्यू से ज्यादा करंट जाता है तो वो जल जाती है। जैसे वो जलती है तो सर्किट हो जाता है ब्रेक। यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, ये आपका होम है, ये आपका होम है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ट्रांसफार्मर से, तो ये ब्रेक हो जाती है, कनेक्शन ओपन हो जाता है, तो इसलिए जो पूरे घर की लाइट चली जाती है और आपका जो है सर्किट यहाँ पर बच जाता है। जो आपके घर में जो सर्किट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो सभी बच जाते हैं। और फ्यूज जो है 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर तक हो सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। अब अभी मैंने आपको बताया पावर के बारे में, एक रिलेशन आया था V इंटू आई। वैसे अगर हम पावर को पढ़ते हैं तो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, लेकिन जब पावर में सर वोल्टेज और करंट आ जाता है, हाँ बोलो। सर जो वायर आती है सर वो भी तो वोल्ट के हिसाब से आती है। बिल्कुल, वोल्टेज और करंट के हिसाब से आती है, करंट की, इससे करंट ज्यादा अगर फ्लो हो जाएगा तो वो जल जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हमें पता था अभी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पावर है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है जिस एनर्जी से एनर्जी डिसिपेट हो रही है, कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। हमें ये पता चला कि P इक्वल्स टू वी आई होता है। ऐसे ही हम एक और रिलेशन इसका निकाल सकते हैं, अगर V की वैल्यू हम आई आर पुट कर दें तो आई इंटू आई, ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। V की वैल्यू पुट की है, अगर यहाँ पर मैं आई की वैल्यू पुट कर दूँ हम स्लो से, तो ये V एज इट इज आई, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पावर के 3 रिलेशन हो गए हैं, और पावर की ऐसा यूनिट आपको पता है वोट होती है, वोट, ठीक है। ये रिलेशन है, वन रिलेशन P इक्वल्स टू वी आई, सेकंड रिलेशन P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, थर्ड रिलेशन P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वोट है। अगर 1 वोट को हम डिवाइड करें, 1 वोट क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। जैसे कि हमने सभी यूनिट्स को डिफाइन किया था, लेकिन 1 वोट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम 1 किलो वोट तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चलिए कन्वर्ट करते हैं। ये तो पावर हुई, लेकिन एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, ये तो होती है। अब 1 वोट तो ये है, लेकिन अगर मैं देखूं ये 1 वोट सेकंड की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको 1 वोट और सेकंड हमारे जो यूज करने के हिसाब से अगर हम देखते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी होती है। तो वोट को हम किलो वोट कर देते हैं, 1 किलो वोट, और सेकंड को हम कर देते हैं आर। तो हम देखते हैं 1 किलो वोट आर में कितने जूल्स होते हैं।
ये 1 वोट जो थी हमारे पास पावर, ठीक है, वो कितने थी एनर्जी के इक्वल थी, वो जूल के इक्वल थी। 1 वोट आर में हम देखते हैं कि कितने जूल्स होते हैं। 1 किलोवोट मतलब किलो का मतलब हमेशा याद रखना 1000 वोट होता है, 1000 वोट। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। इसको हम लिख देते हैं 36 इंटू कितने जीरो है, 3 और 2 5, 36 इंटू 10 की पावर 5 वोट सेकंड। और हमें पता है 1 वोट सेकंड जो एनर्जी होने वाली है पावर, ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है, वोट, टाइम की होती है सेकंड, और वोट सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ये इतने जूल आ गए हैं हमारे पास। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख देते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलो वोट आर हमारे पास हो जाते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और ये रिलेशन आपको याद भी रखना है कि 1 किलो वोट आर में इतने 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इतनी एनर्जी हम यूज करते हैं। और ये ही 1 यूनिट के इक्वल होता है। हमारे घर में जो बिल आता है वो यूनिट के बेसिस पर आता है कि आपने 10 यूनिट खर्च की है, 5 यूनिट खर्च की है, या 250 यूनिट खर्च की है। तो यूनिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो यूनिट कैसे पता चलता है, वो यूनिट हमें पता चलता है कि हमने 1 किलोवोट आर यूज किया है, अगर हमने 1 यूनिट यूज की है तो। और 1 किलोवोट आर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। हमें पता था पावर की ऐसा यूनिट वोट होती है, वोट इंटू वोट इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर, लेकिन ये बहुत कम यूनिट है। तो हमने देखी एनर्जी, एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, पावर इंटू टाइम होती है, पावर की यूनिट वोट, टाइम की यूनिट सेकंड। वोट सेकंड बहुत स्मॉल क्वांटिटी हुई, तो हमने 1 किलो वोट आर के बारे में बात की, 1 किलो वोट आर को कन्वर्ट किया और इसी को हम 1 यूनिट बोलते हैं। इसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं एनर्जी के बेसिस पर, अभी हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आते हैं। इससे पहले हम एग्जाम्पल 12.2 देखते हैं। एग्जाम्पल, सॉरी, 12.12। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्टेड है। तो आपके पास वोल्टेज कितना हुआ, 220 वोल्ट, और करंट है 0.5 एम्पियर। हमें बताना है पावर, पावर बतानी है, P इक्वल्स टू वी आई होता है 220 इंटू 0.5, आप इजीली कर सकते हो, और पावर हो जाएगी 110 वोल्ट, 110। 10 वोल्ट। तो ये हो गई पावर के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 12.13। इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है, एक रेफ्रिजरेटर है जो कि जिसकी पावर है 400 वोट, 400 वोट है, और वो चलता है 8 घंटे पर दिन में। एक दिन में वो 8 घंटे चलता है, और हमें उसकी कॉस्ट बतानी है। अगर वो 30 डेज के लिए चलता है, 30 दिनों के लिए चलता है, उसकी कॉस्ट हमें बतानी है। और 1 यूनिट का प्राइस या 1 किलो वोट का जो प्राइस है वो ₹3 है। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको निकालना क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी ही तो किलोवोट आ रहे हैं, तो हम एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर की वैल्यू आपको दी गई है 400, टोटल टाइम कितना वो इस्तेमाल हो रही है, हमें टाइम को किस में निकालना है, आवर्स में। तो टोटल टाइम लिख देते हैं, एक दिन में कितना घंटा चल रही है, 8 घंटे। 3200। और यहाँ पर वो चल रही है कितना, 30 दिन में, तो 30 इंटू 8, 240 आवर्स चल रही है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो हमारा चल रहा है वो 240 आवर चल रहा है 30 दिन में। तो यहाँ पर ये 240 आ जाएगा इंटू 0। ये किस में है, वोट में, पावर क्या है वोट में, और ये है आर में। अभी यूनिट ध्यान रखना, पावर वोट में है और टाइम आर में है। तो यहाँ पर हम इसको किस में कर देते हैं, 24 इंटू 4 96, और इंटू 1000 वोट आर। वोट को कैंसिल कर, यहाँ 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा किलोवोट आर में। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आई है वो 96 किलोवोट आर आई है। क्वेश्चन दोबारा समझ लो जिसको नहीं आया है समझ। पावर दी गई है 400 वोट, और ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है ये एक दिन में 8 घंटे चल रहा है। और कितने दिन के लिए चल रहा है, 30 डेज के लिए। एक दिन में 8 घंटे है, तो 30 दिन में कितना चलेगा, 30 इंटू 8 इक्वल्स टू 240 आर। 240 आर चल रहा है एक मंथ में। तो 240 आर यहाँ पर है, पावर दी गई है 400, ये वोट आर हो गया, ये पावर वोट में है, ये यहाँ पर आर में है। तो 1000, ये जो आया 1000 से हमने डिवाइड कर दी, ये 96 बचा, 96 किलोवोट आर आ गया है। अब हमारे पास ये सिर्फ पावर आई है, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो इजी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 किलोवोट आर, 1 किलोवोट आर के लिए कॉस्ट है वो कितनी है, ₹3 है। और हमारे पास टोटल कितना किलोवोट आर कंज्यूम कर रहा है, 96। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 96। तो टोटल हमें जो बिल देना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर के लिए वो टू 200, एट्टी एट
288 रुपीज देना पड़ेगा। इसके नीचे ही एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं अगर क्वेश्चन हम, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। ठीक है, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, तो उसको हम पावर बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 5 एम्पीयर करंट ले रही है और वोल्टेज है 220 वोल्ट, टाइम है हमारे पास 2 आवर, तो हमें पावर बतानी है, पावर आप बता दीजिए, इसमें टाइम की कोई जरूरत थी नहीं, तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V इंटू आई, 220 इंटू 5, 1100 वोट। इस तरीके से ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें आपको चैप्टर जो है कंप्लीट है। अब हम इसमें तरफ चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो बैक एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू, नाम इसका एमसीक्यू लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाओ इसको। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5, 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 R/5 और R/5, ये 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इन पार्ट्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ये पार्ट्स जो है पैरेलल में कनेक्ट है, इसको अब मैं रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, तो पैरेलल में आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए और सभी की वैल्यू क्या है, R/5, 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 R/5 और R/5। अब हमें बताना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस आएगा R डैश मान लीजिए, और हमें रेशियो बताना है R/R डैश का। कोई दिक्कत नहीं है, इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया 1/R डैश, यहाँ पर 1/R1 आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये R1 R2 R3 R4 5 है, सभी की वैल्यू सेम है तो कोई इशू नहीं है। 1/R1, 1/R1 मतलब R/5। अब ये देखो 1 है कोई भी चीज, उसका ये उल्टा हो जाती है, जब 1 आएगी ना, 1/X है तो 1/X रहेगा, 1/X/Y है तो ये क्या हो जाएगा, Y/X। तो ऐसे ये 1/R/5 है, ये 1/R/5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5/R। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 5/R, ये सभी 5/R हो जाएंगे। बस ये अब आपको बात समझनी थी और कुछ नहीं है। ये 1/R डैश के इक्वल है, एलसीएम आप ले लीजिए आर इनका, टोटल कितना आ जाएगा, 5 + 5 + 5 कितना जाएंगे, 25। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/R डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये यहाँ से हमें रेशियो निकालना था किसका, R/R डैश का, तो 1/25, ये आपके पास कितना आया था, R/25/R इक्वल्स टू 1/R डैश आया था, ये इतना। ठीक है, हम इसको R/R डैश निकालते हैं तो R/R डैश आ जाता है हमारे पास, एक मिनट, R/R डैश आ जाता है इसका यहाँ पर R/, ये R, ये मल्टीप्लाई कर देता है, R/R डैश तो 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है, तो 25 आ जाता है। इसमें ऑप्शन है डी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता, पहला I² R है, ये तो करता है, IR² है, ये नहीं करता। थर्ड है VI है, ये करता है, V²/R है, ये करता है। पावर के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट का है और उसकी पावर है 100 वॉट। जब उसकी जब उसको हम ऑपरेट करेंगे 110 वोल्ट पे, तो हमें उसकी पावर बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें P इक्वल्स टू V²/R होता है, तो R की वैल्यू यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस कॉमन होता है, इसको P1 V1, इसको P1 V1 आप एज्यूम कर लीजिए, V1² R, P1 का स्क्वायर 220 इंटू 220/100, जीरो से ही कैंसिल, ये आ जाता है रेजिस्टेंस 484 ओम। यहाँ से R इक्वल्स टू V²/P आ जाएगा, सॉरी ये P हमें निकालना है तो V²/R आ जाएगा,
ये v स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 110 इंटू 110, और ये कितना है 484। 11 से इसको कैंसिल करते हैं, 11 टाइम जब 444, 10 एज इट इज है। 11 से इसको कैंसिल करते हैं, ये 4 आता है, यहाँ पर 10 एज इट इज है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो पावर आ जाती है हमारे पास 25 है तो। 25, 25 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके लगभग 18 क्वेश्चंस हैं, इनको हम कल फिनिश करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। तो इनको आप रिवाइज कर ओके लो आज, सर। कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, और जो भी क्वेरी हो तो पूछ लेना। थैंक यू सर। या वेलकम, लिए बाय, ठीक है।